नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी 2022 का सियासी संग्राम जाति की लड़ाई तक पहुंच गया है। बिहार के बाद यूपी में अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो वो जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना की मांग बिहार से उठनी शुरू हुई थी, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में साफ कह दिया था कि जाति जनगणना से समाज में बिखराव होगा और इसीलिए इस तरह की जनगणना नहीं कराई जाएगी। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस मांग को बार बार उठाया जाता रहा। मायावती भी मांग कर चुकी हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और मोदी सरकार के इनकार के बाद बीजेपी भी इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत है, एकदम चुप है। लेकिन यूपी में चुनाव जीतने हैं तो जाति कार्ड खेलना होगा, क्योंकि ओबीसी और दलित मिलाकर करीब 73% आबादी वहां पर है, जिसे हर पार्टी अपने साथ जोड़ना चाह रही है। तो कौन इस जाति वाली राजनीति में आगे है और कौन पीछे है, और इस मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। और जमीन पर क्या सोचता है वोटर, जानेंगे हमारे संवाददाता राजीव रंजन से। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। राजभर जी की पार्टी है, ये चाहती कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है, ये भी चाहती कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए। तो नीतीश कुमार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश यादव अब जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। पूरा जो राजनीतिक गणित है जाति जनगणना को लेकर आज वो समझने की कोशिश करेंगे और सीधे मेहमानों से सवाल होंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी प्रयागराज से राजीव रंजन और ऋषिकेश कुमार इस वक्त एटा से मेरे साथ मौजूद है। लेकिन राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये जाति जनगणना का जो राजनीतिक गणित है, मैं वो समझना आज आपसे चाह रही हूं। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव चुनाव से एन पहले इस पर जोर दे रहे हैं। राजीव, देखिए विपनेश, जो लोग भी ब्रेकिंग विद एजेंडा आपका कार्यक्रम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे होंगे, उसमें लगातार मैं भी रहता हूं और इस कार्यक्रम में कई बार हमने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाते जाते, और मुझे याद है मैंने डेट भी आपके कार्यक्रम में कही थी कि 15 दिसंबर के बाद अखिलेश यादव पिछड़ों का राग अलापने लगेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा बनाने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव आने वाले दिनों में और करेंगे और धार देंगे। उनका यही कार्ड होगा, अगड़ा और पिछड़ा का। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी और जितनी पुरजोर तरीके से ले जाएगी, यानी ये चुनाव राष्ट्रवाद के, मैं बार बार बोलता था कि राष्ट्रवाद के लिफाफे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ों पिछड़ों की राजनीति की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जातिगत जनगणना और ये जातीय जनगणना का मसला है क्या। मैं थोड़ा वक्त लूंगा और इसके बारे में सबको चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल भारत में 1931 में 31 में आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना पहली बार हुई थी, तब आंकड़े पब्लिश हुए थे। अंग्रेजों का ये मानना था जितनी जातियां हैं एक तो उनके बारे में पता चल जाए और भारत की समूची जनसंख्या में कितना प्रतिशत कौन सी जातियां हैं, जातियों के हिसाब से। चूंकि उनके दिमाग में जब भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की बात आ गई थी तो वो यहाँ पर हर तरीके का डिवाइड करना चाहते थे, ऐसा उस समय कहा गया। तो इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और पब्लिश किया। 1941 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। उस समय कहा गया कि तकनीकी कुछ दिक्कतें हो गई हैं और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना कभी भी नहीं हुई और जो सरकार आई उसने जातिगत गणना, कांग्रेस बहुत समय तक रही,
ये जनगणना जैसी कोई बात रही नहीं। हाँ, एससी और एसटी की जनगणना होती रही, उनको अलग से गिना जाता रहा और उनको संविधान में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया और उसी हिसाब से सरकारी नौकरियों में किया गया, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं की गई। काका कालेलकर समिति बनी थी, लेकिन उसकी सिफारिशें वो एक तरह से बंद डब्बे में ही रही, उसकी सिफारिशों का पता भी नहीं चला। जब मोरारजी सरकार आई तब बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग बनाया गया, उसने अपनी सिफारिशें 80 में दे दी थी। उसकी फाइलों पर धूल झाड़ी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 89 में, और पिछड़ों की जनसंख्या उस समय देश में 52% मानी गई और मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की जो सिफारिश की थी, वीपी सिंह ने उसको मान लिया। पूरा देश जानता उसके बाद क्या हुआ था, एक वर्ग पिछले 30 वर्षों में उसके बाद कितना आगे आया ये भी जानता है, और उस वक्त कितना विरोध हुआ था ये भी जानता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें, मंडल पार्ट 2 2006 में शुरू हुआ था, जब मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह थे। उन्होंने सरकारी नौकरियों की तर्ज पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया और उसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप देखिए, एम्स से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर जितने शिक्षण संस्थान हैं उसमें भी एडमिशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान हो गया। दरअसल क्या बात है कि 2011 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, और मैं थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोपीनाथ मुंडे जो ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, लोकसभा में बाकायदा यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी। और जो तथ्य मैंने रखे हैं वही बातें उन्होंने उस समय मैं लोकसभा कवर करता था, तो उस समय लोकसभा के भीतर उन्होंने ये बात की कि 80 साल हो गए इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है, तब तक उनको उनका न्याय कैसे दिया जा सकता है जब आप उनको बैकवर्ड मानते हो। बहरहाल 2011 में यूपीए सरकार ने एक जनगणना कराई जिसका नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। क्यों? इसकी जो भी वजह रही हो, उस आंकड़े को पब्लिश कराने के लिए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, इन लोगों ने प्रेशर बहुत डाला था तत्कालीन सरकार पर, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। जातिगत जनगणना तो हुई है। मोदी सरकार ने भी लोकसभा में ये कह दिया कि ऐसा कुछ कराने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, खास करके नीतीश कुमार और मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं, ये चाल चलने लगे। आपने देखा होगा कि इसको लेकर के नीतीश और तेजस्वी एक साथ प्रधानमंत्री के पास मिलने के लिए गए थे, और अखिलेश यादव को चूंकि पूरी निगाहें उनकी इस चुनाव को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने में है, माने जातीय आधार पर पिछड़ों के नेता के तौर पर, चूंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम कैंडिडेट है, पिछले 30 वर्षों में मंडल आयोग के आने के बाद पिछले 30 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश या बिहार में किसी राजनीतिक दल ने एक अगड़े वर्ग के चेहरे को आगे किया है सीएम कैंडिडेट के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है। तो मैं ये भी कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ महंत है, मठ के, उनको जाति परिधि में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे तब ये सब चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, कहा ही जाएगा, विरोधी कहेंगे, ये कहने भी लगे हैं। तो अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो पिछड़ों की वो जनगणना 3 महीने में राज्य सरकार की, इसका ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया। तो और अभी इसके आगे और वो जाएंगे, क्योंकि यही एक कार्ड है उनको बीजेपी को घेरने का। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले का तोड़ क्या निकालती है, मंदिर मस्जिद में निकालती है या आगे क्या निकालती है, देखने वाली बात होगी। विपनेश, राजीव, आपने काफी डिटेल में और हिस्ट्री भी काफी बताई है कि इसमें अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अब मैं आगे जाति जनगणना और थोड़ा सा ओबीसी पॉलिटिक्स का आपसे बैकग्राउंड समझने की कोशिश करूंगी, दोबारा आऊंगी तो। ऋषिकेश, अब मैं आपके पास आ रही हूं, चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने और भी तर्क दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, अखिलेश यादव क्यों जातीय जनगणना कराना चाहते हैं? विपनेश, देखिए, चूंकि ये खास करके अंक गणित का खेल है, अगर 202 मैजिक फिगर अखिलेश यादव को चाहिए तो जिस इलाके में अगर वो मैनपुरी से बात करते हैं तो मैनपुरी में 4 विधानसभा की सीटें थी, 3 अखिलेश के खाते में आई, लेकिन 1 सीट बीजेपी का कब्जा हुआ। एटा उसके बगल की सीट है, उसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ सबके सब बीजेपी जीत गए। वहाँ से लेकर अलीगढ़ में तकरीबन 30 विधानसभा की सीटें हैं, और ये कल्याण सिंह का इलाका था। इस पूरे इलाके में लोध और साक्य जिसकी नुमाइंदगी केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं,
और खास करके 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन 2009 में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से कल्याण सिंह बतौर निर्दलीय चुनाव जीते थे बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ करके, और ये समाजवादी पार्टी का एक आजमाया हुआ फार्मूला था। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बगैर जो ओबीसी जातियाँ खास करके लोध और जो मौर्य शाक्य के सपोर्ट से उन्हें इस इलाके में वो सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ से लेकर 150 किलोमीटर का अंतर है कानपुर का बॉर्डर जहाँ तक आता है, और वहाँ की तकरीबन 30 विधानसभा की सीटें हैं। इसलिए जब अखिलेश कहते हैं कि वो जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे, तो इसके पीछे वो उन्हीं जातियों को सफलता से साधने की कोशिश कर रहे हैं। और 2012 में समाजवादी पार्टी ने इस फॉर्मूले को आजमाया था, और 225 सीटें जो मिली थी समाजवादी पार्टी का, उसमें इन इलाकों में बड़ा प्रभाव था। एटा की 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई। दूसरी बात ये कि अखिलेश बार बार ये जान रहे हैं कि चूंकि उनके चाचा की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था 2017 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए वो मन से जातिगत आधारित जनगणना की बात कर अपने चाचा को भी साथ आने की बात कर रहे हैं। तो अपने घर को ठीक कर रहे हैं। यादव मुसलमान के अलावा जो ओबीसी की जातियां हैं, शाक्य हैं, लोध हैं, उन जातियों को भी साधने की कोशिश है कि अगर उनका कुछ वोट भी उनकी पार्टी को मिलता है तो इस इलाके में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को या जातिगत इंजीनियरिंग को मजबूत चुनौती मिलेगी। इसीलिए बार बार वो उन्होंने जो जगह चुना है मैनपुरी और एटा, इसके पीछे की वजह यही है कि इधर का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बीजेपी के पक्ष में है, और 2012 में आजमाया हुआ फार्मूला था समाजवादी पार्टी का। इसीलिए अखिलेश बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ओके, ऋषिकेश कुमार आते हैं आपके पास, मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपसे करना चाहती हूँ। आपने देखा बिहार से पहले हुई केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो फिर आप क्यों कराना चाहते हैं जातिगत जनगणना? विपिन जी देखिए, एक तो मैं राजीव रंजन जी की तारीफ कर दूं, और मुझे लगता है कई पत्रकारों से उनको ये अलग करता है कि वो अपने विषय को काफी डिटेल से लेते हैं, और मैं उनका बहुत साधुवाद देता हूं, उन्होंने सारी चीजें बताई। पिछले 150 साल पहले जब जातिगत जनगणना 1872 में शुरू हुई, उसके बाद आखिरी जो गणना है 1931 में हुई, और जो मंडल कमीशन की बात की वो भी 1931 के जो डाटा थे उन्हीं पे 52% ओबीसी की जातियों की बात हुआ। लेकिन 2000 यूपी की गवर्नमेंट के आने के बाद भी 2 ऐसे घटनाक्रम हुए इस देश में जिसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा, और मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे का। 2016 में ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात को स्वीकारा था कि यूपीए गवर्नमेंट ने 4800 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस जाति जनगणना के लिए, और उसके जितने भी डाटा हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन अभी हम इसको घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमको अनुमति मिलेगी हम इसको घोषणा करेंगे। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर ये बात ठंडे बस्ते में चले गई। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने संसद में एक सवाल में बोला था कि हम जातीय जनगणना 2021 में कराएंगे, और ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन उसके बाद फिर अचानक न पुरानी डाटा दिए गए, न अब डाटा दिए। असल में परेशानी क्या है विपिन जी, आज भी रेलवे के समूह ए और समूह बी में 8%, कैबिनेट सचिवालय में लगभग 12 से 13%, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 8%, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में इससे भी बुरा हाल है, और इस देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण की राग लापा जाता है। तो हकीकत जो हम इतनी दूर हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हमको खाना बनाना है तो हमको ये भी समझ में आना चाहिए इस घर में कितने लोग हैं, कितनी खाते हैं, कितने नहीं खाते हैं। अगर हमको ये नहीं पता है तो हम इस बात पे कभी नहीं, और इसमें सिर्फ पिछड़ों की गिनती नहीं होगी, चुनाव से पहले याद आ रहा है अखिलेश यादव को, ठीक चुनाव नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। अगर आप देखिए पिछले 2-2.5 सालों से लगातार अखिलेश यादव जी से बोल रहे हैं, और पहला स्टेटमेंट ये 2018 के इलेक्शन, 18 और 19 के इलेक्शन के पहले की बात। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कहें कि चुनाव के पहले याद आ रहा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप 18 के समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिए, माननीय अखिलेश यादव ने हर मंच में इस बात बोला है कि जातीय जनगणना होगी। ये बात जरूर है कि जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी केंद्र में गए थे तब उन्होंने इस बात को दोहराया था कि जातीय जनगणना जरूर होगी, और उत्तर प्रदेश में अब क्योंकि चुनाव होने जा रहा है तो इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार बनते ही, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा के एक समुचित तरीके से हम उनकी जो दिशाएं दी जाती हैं, जो योजनाएं दी जाती हैं, वो कैसे अंतिम व्यक्त कर जाएंगी। ओके डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, इस पर जवाब मैं ले लेती हूँ।
कौशलकांत मिश्रा जी बोलिएगा, आप पर आरोप ये रहा, जैसे राजीव ने भी गिनाया, कि आपके ओबीसी के बड़े चेहरे रहे, जब आप विपक्ष में थे तो पुरजोर तरीके से मांग करते रहे, सत्ता में आए तो एकदम चुप्पी साध ली, शांति बनाए रखी आपने। मिस माथुर, मैंने बड़ी धैर्य से सबको सुना है, जरा सा मुझे समय दीजिएगा। पहली चीज तो ये बता दें कि जो अखिलेश यादव ने वादा किया ये उनके डोमेन में ही नहीं आता। ये होम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है और इस पे केवल केंद्र सरकार डिसीजन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की जनगणना कराने का कानूनन हक नहीं है। राजीव रंजन जी इसको बेहतर समझते होंगे क्योंकि वो थोड़ा कानून के बारे में समझ पाते होंगे। तो ये एक जो सगुफा छोड़ा गया है, केवल ये वोट बैंक को साधने का सगुफा है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी जाति की जनगणना नहीं करा सकती थी, नहीं तो अभी तक बिहार में जाति की गणना हो सकती है। अब दूसरी चीज, डॉक्टर आशुतोष को मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अपने खर्चे पर करा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं करा सकती, नहीं करा सकती, स्टेट ने कराया है इससे पहले, बिल्कुल कराया, तमिलनाडु ने भी कराया, आंध्र प्रदेश ने भी नहीं, कराया। पर कोई भी ये सब इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको वैलिडेट नहीं करता, इसी वजह से वो पब्लिक नहीं हुई है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को करेक्ट करना है। तो एक चीज हमके लिए जानकारी के लिए बता दो। दूसरा, मैं डॉक्टर आशुतोष आपके पास एक मिनट, डॉक्टर आशुतोष वर्मा को करेक्ट करना चाहूंगी। इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 150 साल पहले जब सेंसस हुआ था तब से जाति जनगणना हो रही। ऐसा गलत है। 1860 में 61 में पहला जब सेंसस हुआ था उस समय केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के बारे में बात हुई थी, जाति की बात नहीं हुई थी। जैसे, एक मिनट सर, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बीच में नहीं बोला था। माथुर जी, अगर डिस्कशन प्रॉपर नहीं, ठीक है, वो चुप हैं, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, उसके बाद जब अंग्रेजों को ये समझ में आया कि अगर उन्हें यहाँ राज करना है तो उन्होंने धीरे धीरे डिवाइड किया और पहली बार हिंदू मुसलमान किया गया, फिर उसके बाद जैन किया गया, उसके बाद सिख किया गया और जाति की जनगणना की शुरुआत हुई है 1901 के बाद से। तो ये 150 साल से नहीं चल रही है। और एक आशुतोष जी प्लीज पढ़ के आया कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए, ठीक? अब बात आती है और बात आती है कि जो अंग्रेजों ने काम किया था वही काम आज पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं, जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है। लेकिन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, फिर गोपीनाथ मुंडे समेत आपके बड़े नेता क्यों फिर मांग करते रहे जब आप अपोजिशन में थे, और फिर आप एक वादा आपने 21 का कर दिया? तो ये तो दो तरीके की बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।